नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट है। $1 की कीमत 82 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। सिर्फ एक साल के अंदर रुपए में 10% तक की गिरावट आ चुकी है। ऐसे में आज हम कमजोर होते रुपए पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा हम कुछ दिनों से लगातार कर भी रहे हैं, लेकिन आज आपको सरल भाषा में समझाएंगे कि लुढ़कते रुपए से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और इकोनॉमी पर क्या और कितना असर पड़ रहा है और आगे कब तक पड़ता रहेगा। क्या आने वाले समय में कोई ऐसे संकेत हैं जो राहत की उम्मीद लेकर आए? कहीं कमजोर रुपया महंगाई में तड़का लगाने का काम तो नहीं कर रहा है? कर तो ऑलरेडी रहा ही है, लेकिन क्या कोई ऐसे उपाय भी हैं जिससे हम इस महंगाई को मैनेज कर सकते हैं? हाउस होल्ड लेवल पर भी बात करेंगे और इकोनॉमी के लेवल पर भी बात करेंगे ओवरऑल। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। रुपए की सेहत खराब है। डॉलर के मुकाबले 82 के लेवल को भी पार कर चुका है। कमजोर रुपया महंगाई में तड़का लगाने को तैयार है। कैसे सेहतमंद होगा रुपया, इसे लेकर आरबीआई और सरकार की माथापच्ची लगातार जारी है। लेकिन जियोपॉलिटिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि दुनिया भर की करेंसीज डॉलर के आगे बेबस नजर आ रही हैं। महज एक साल में मजबूत डॉलर के मुकाबले रुपए में 10% की गिरावट आ चुकी है, तो डॉलर इंडेक्स ने एक साल में 20% की ऊंचाई हासिल की है। एक तरफ डॉलर इंडेक्स 20 साल के अपने शिखर पर है, तो रुपया अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। मंदी की चिंता में डूबे रुपए की चाल से आयातकों के पसीने छूट रहे हैं। ये समझना जरूरी है कि कमजोर रुपए से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल इस समय फेस्टिव सीजन है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ साथ गाड़ियों की बिक्री बढ़ने वाली है, लेकिन इन सब पर कमजोर रुपए का असर पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के लिए हम करीब 40 से 60% आयात पर निर्भर हैं। स्मार्टफोन के करीब 70 से 80% कल पुर्जे आयात होते हैं। सोलर सेल, सेमीकंडक्टर चिप के लिए भी हम आयात पर निर्भर हैं, जिससे मोबाइल, कार और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे हो सकते हैं। वहीं हम अपनी जरूरतों का करीब 50% कच्चा तेल और 50% गैस इंपोर्ट करते हैं। महंगे पेट्रोल डीजल से माल ढुलाई महंगी होगी, साथ ही महंगी होगी खाने पीने की चीजें। हम अपनी जरूरतों का करीब 60% पाम ऑयल आयात करते हैं। ऐसे में इसकी कीमतों के कम होने की उम्मीद पर पानी फिर सकता है। साथ ही कमजोर रुपया विदेश में पढ़ाई, सैर सपाटा और इलाज को भी महंगा कर देगा। हालांकि कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जिनके लिए गिरता रुपया फायदेमंद साबित हो रहा है, खासकर निर्यातक, आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, चाय, जेम्स एंड ज्वेलरी, मसाले और टेक्सटाइल जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए रुपए की गिरावट फायदे का सौदा होता है। रुपया गिरने का सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया भर के देशों में ब्याज दरें बढ़ी हैं। वहीं यूएस फेड ने भी ब्याज दरें बढ़ाई हैं और आगे भी इसमें बढ़ोतरी संभव है। ग्लोबल मंदी के संकेत के अलावा वर्ल्ड बैंक के भारत के ग्रोथ अनुमान को 1% घटाने से भी रुपए में कमजोरी आई है। फिलहाल तो रुपए की मजबूती के लिए हमें आयात निर्यात के बीच की खाई को कम करना होगा। इकोनॉमी को एक्सपोर्ट बेस्ड करने की ओर तेजी से बढ़ना होगा। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की आमद बढ़ेगी और रुपए की सेहत सुधरेगी। ऐसा हुआ तो ग्लोबल लेवल पर रुपए की साख बढ़नी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आज के मेहमानों से आपका करा दें। हमारे साथ हैं एससी गर्ग सर, जो कि पूर्व वित्त सचिव हैं और देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों में अपशुमार हैं। गर्ग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अदिति नायर मैम, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईसीआरए की। अदिति मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अदिति मैम, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह वही प्रश्न है मेरा आज भी। रुपया रोके रुक नहीं रहा है। ये गिरावट की कोई ताज़ा वजहें उभर कर सामने आई हैं या मेन वजह क्या फिलहाल नजर आ रही हैं, और आपकी रिसर्च क्या कह रही है, कब तक संभल पाएगा ये? थैंक यू दीपक जी। देखिए, मेन तो जो इमीडिएट रीजन है वो ये है कि जब से ओपेक ने अपना प्रोडक्शन कट अनाउंस किया है, उसके बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं। अब ये बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि $85 के नीचे जिस तरह से क्रूड ऑयल की प्राइस चल रही थी पिछले हफ्ते, कि वो सस्टेन करेगा, जब कि वैसे भी नेचुरल गैस में इतनी स्पेसिफिक इश्यूज आ रही हैं और जब विंटर के मंथ शुरू हो रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो हमें तो यही लग रहा था कि 90 से $110 का डॉलर्स पर बैरल का रेंज ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा सेकेंड हाफ ऑफ फिस्कल FY23 के लिए। और हमने जो देखा है प्रोडक्शन कट अनाउंस होने के बाद काफी एक जंप आया है क्रूड ऑयल प्राइस में।
और एक तो ये कारण है कि हमारा रुपया आज इतना वीकन हुआ है। दूसरी बात, जो डॉलर इंडेक्स है उसमें जनरली थोड़ी वॉलेटिलिटी रही है पिछले 2-3 हफ्तों में, बट ओवरऑल डॉलर इंडेक्स में एक सेक्युलर डॉलर स्ट्रेंथ दिखती हुई आ रही है और बहुत ही रोबस्ट अपमूव हमको और डॉलर में दिख रही है बहुत सारी करेंसीज के अगेंस्ट। तो इस सिचुएशन में जब साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइस में भी एक जंप आया है तो रुपये का वीकन होना तो नेचुरल ही था, एक्सपेक्टेड ही था। कब तक रुपी स्टेबलाइज होगा ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से जिस तरह से बहुत सारे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में एक गिरावट आ रही है और अभी भी देखा जाए तो जो डिप्रिसिएशन आईएनआर में हुई है वो डॉलर इंडेक्स के स्ट्रेंथनिंग से काफी कम है। सो नेट नेट हम और बहुत करेंसीज के अगेंस्ट अप्रिशिएट हुए हैं। तो ये सब देखते हुए अभी मुझे लगता है कि थोड़ा जब तक डॉलर स्ट्रेंथ बनी रहेगी तब तक आईएनआर पे डिप्रिसिएशन का प्रेशर रहेगा और नियर टर्म में हम 83 तक का लेवल अभी तो रूल आउट नहीं कर सकते। हमारे हिसाब से जिस तरह से हमने देखा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में एक रिडक्शन हुई है बोथ बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन एंड बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन, आगे जाके हमें ये लगता है कि इंटरवेंशन की पेस थोड़ी मॉडरेट होगी और ग्रेजुअली आईएनआर एक नया लेवल जो मार्केट डिटरमाइंड नया लेवल होगा उसकी तरफ जाएगा। तो एज सच हमें लगता है सेकेंड हाफ या इस क्वार्टर के लिए मुझे लगता है कि 80 to 83 का रेंज रहेगा। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस एकदम से वापस सॉफ्टन हो जाती हैं भी रूल आउट नहीं कर सकते रुपये में और अगर इस तरह से क्रूड ऑयल $95 पर बैरल के आसपास बने रहता है या 95 से 100 चले जाता है तो 83 का लेवल भी आउट ऑफ साइट तो नहीं कह सकते। एब्सोल्युटली। गर्ग सर, अब सरकार तो कह रही है बार बार कि भाई हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं रुपए को संभालने की और फॉरेक्स जो है वो हमारा $100 बिलियन कम हो गया है टॉप से। कुछ मत ऐसे आ रहे हैं इसमें कि इंटरवेंशन की अब आपको जरूरत नहीं है, अब आप रुपए को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। तो आपका मत क्या है? क्या रुपए को रुपए के हाल पर छोड़ दिया जाए या और खाता जो है वो खाली करना ठीक रहेगा? देखिए, रुपए को आप अपने हाल पे छोड़ देने के मायने क्या हैं उसको हमें थोड़ा समझना चाहिए। हम जो हमारा देश है वो ट्रेड अकाउंट पे और सर्विसेज दोनों मिला के करंट अकाउंट पे बड़ी भारी डेफिसिट में है। तो अगर आप रुपए को अपने हाल पे छोड़ दें और कैपिटल अकाउंट में आपका कोई चेंज ना हो तो आपके लिए आपके पास डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और डॉलर की सप्लाई बहुत कम है। इस गैप को आप पूरा कर नहीं सकते अपने आप छोड़ देने से। इसको अगर छोड़ देते हैं आप तो रुपया कहीं का कहीं जा सकता है। उसमें कोई 85 या 90 के लेवल को भी आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। रुपए को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा क्योंकि हिंदुस्तान की जो मैंने बताया स्थिति करंट अकाउंट में इतनी विकट है और उसके दो तरीके ही मैनेज करने के हैं जी। एक तरीका तो ये है कि आप कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो को बढ़ाएं। ठीक है। ज़्यादातर सालों में अगर आप देखें पिछले 10-15 सालों में हम कैपिटल अकाउंट में सरप्लस देखते हैं जो आपके करंट अकाउंट के डेफिसिट से ज़्यादा हो जाता है। तो जो डॉलर की हमारे पास कमी हुई करंट अकाउंट में वो हम कैपिटल अकाउंट से पूरा कर लेते हैं और रुपया स्टेबल रहता है। रुपया बहुत ज़्यादा लंबे समय को अगर देखें तो गिरा नहीं है। 2020 में 50 रुपये का $1 हुआ था। आज अगर आप 85 भी ले लें तो 35 रुपये करीब 22 साल में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं है। और ये इसलिए नहीं ये बचा रहा है क्योंकि हमारे पास कैपिटल अकाउंट में आप ले पाएंगे। तो आपको कैपिटल अकाउंट को मैनेज करना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट को मैनेज करने का तरीका सिर्फ इतना रहता है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दुनिया देखे, चाहे एफडीआई में चाहे एफपीआई में, और दूसरा इंटरेस्ट रेट आपके इस तरह से एडजस्ट हो कि आपके डेट साइड में भी पैसा वहां से डॉलर्स आपके पास आते रहे। ठीक। अगर
आज जो हम कर रहे हैं, आज वो हम कर रहे हैं कि हमारी इंटरेस्ट रेट देश में तो बढ़ रही है देश के हिसाब से, लेकिन अगर डॉलर के मुकाबले देखें तो हमारी इंटरेस्ट रेट अभी भी बहुत कम है रिलेटिवली। डॉलर का इंटरेस्ट रेट आपने अपनी इसमें भी बताया कि डॉलर का इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गया है, बिल्कुल 4% के आसपास हो गया 10 साल का रुपया वहां पे, 10 साल का डॉलर, और हमारा अभी 7.5 रुपए में ही है। तो डिफरेंस केवल 3%, 3.5% का रह गया। इस पे आप उम्मीद नहीं कर सकते दुनिया से आपके यहाँ पे डॉलर बहुत ज्यादा आएगा। तो एक तो कैपिटल अकाउंट को अगर आप सही संभालें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। दूसरा जो आपके हाथ में नहीं है वो ये है कि अमेरिकन जो आज इन्फ्लेशन के कारण से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं और स्ट्रॉन्ग डॉलर की पॉलिसी को अपनाए जा रहे हैं, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है और वो रिवर्स करना शुरू कर दें तो आपकी स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो ये दोनों के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप कभी भी बट सर कहा ये भी जा रहा है, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, कहा ये भी जा रहा है कि 2% का टारगेट लेकर जो वो चल रहे हैं वो अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है एक तरह से, जो कई तो क्या वाकई में 2% का इन्फ्लेशन ला पाएगा कभी अब यूएस? नहीं, इम्पॉसिबल तो नहीं मान के चलना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी में अगर डिसरप्शन जो हुए, एक तो कोविड के कारण से, और दूसरा ये अभी जो सारा रीएडजस्टमेंट हो रहा है रशियन यूक्रेन की वॉर के कारण से, स्पेशली इन द ऑयल इकोनॉमी, और तीसरा अगर मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ये जो ओपेक है इसने ये गेम समझ लिया है कि आप थोड़ी सी सप्लाई को एडजस्ट करके आप क्रूड ऑयल के दाम $90 से $100 के बीच में रख सकते हैं। तो इन तीनों कारणों से ये जो स्थिति है वो जब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी इन्फ्लेशन पे कमी नहीं होगी। बिल्कुल। बाय द वे आप अगर देखें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाँ जी सर, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से इन्फ्लेशन है लेकिन अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि अमेरिकन इंपोर्ट्स आज भी डॉलर स्ट्रांग होने के कारण से बहुत सस्ते हैं। बिल्कुल, इसलिए अमेरिकन कंजम्पशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। राइट, अमेरिकन इंपोर्ट्स पे कोई असर नहीं हो रहा, अमेरिकन डॉलर डेफिसिट, ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट पे कोई असर नहीं हो रहा। तो इसको बिना आप मैनेज किए हुए छोड़ देंगे तो बुरी हालत हो जाएगी। अब ये मैनेजमेंट फिर कैसे हो अदिति मैम? अब ये मैनेजमेंट कैसे हो? अब ये मॉनेटरी लेवल पर हो या फिर अब इसके लिए फिस्कल कदम, जैसा कि सर भी बता रहे हैं, क्या करें? मनी सप्लाई कंट्रोल करने के कोई उपाय हैं या सप्लाई साइड पॉलिसीज पे हमको ध्यान देना होगा? इस समय बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से मॉडरेट इंटरवेंशन तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। आई डोंट थिंक देयर इज एनी वे आउट ऑफ दैट। एक हमें जो सॉर्ट ऑफ ग्लिमर ऑफ ऑप्टिमिज्म ये निकल के सिर्फ आया था, मैं बस हाईलाइट करना चाहती हूँ कि Q1 में जो हमारा रिजर्व्स में फॉल हुई थी वो इंटरवेंशन की वजह से नहीं हुई थी, वो इंटायरली रिवैल्यूएशन की वजह से हुई थी। तो इंटरवेंशन जो हुआ है वो जुलाई के बाद हुआ है, और मेरे हिसाब से वो थोड़ा बहुत एक मॉडरेट पेस पे तो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। अब जैसे गर्ग साहब ने कहा, जो स्प्रेड है 10 ईयर यील्ड का, अमेरिकन 10 ईयर जो ट्रेजरी बिल है और जो हमारे 10 ईयर G-Sec है, दोनों के बीच का स्प्रेड बहुत कंप्रेस हो गया है। बट जब स्प्रेड ज्यादा था तब भी हमें ये कोई उम्मीद नहीं थी कि FIIs डेट के अंदर बहुत ज्यादा पैसा लेके आएंगे, और अभी भी हमें ये डर नहीं है कि FII डेट से ज्यादा पैसा बाहर निकालेंगे। तो ये एक डेट पे बहुत ही लिमिटेड हम आउटफ्लोज एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट सिचुएशन में। बाकी FII इक्विटी इनफ्लोज थैंकफुली वापस शुरू हो गए थे जी। पिछले 2-3 हफ्ते में फिर थोड़े आउटफ्लोज हुए हैं, लेकिन जो लास्ट 2 दिन का डेटा मैंने देखा है उसमें फिर से इनफ्लो है। तो वॉलेटिलिटी तो है, लेकिन इतना नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है FII इक्विटी की तरफ जिस तरह जुलाई तक था जी। अगेन ये छोटा पॉइंट है जो थोड़ा हमें दिलासा देता है। ECB का डेटा पिछले साल से तो ECB के इनफ्लो कम है, अभी हम FY21 को ट्रैक कर रहे हैं, और FDI का डेटा भी पिछले साल से थोड़ा कम ही चल रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट में हमारा जो लेटेस्ट फोरकास्ट है वो अबाउट $110 to $115 बिलियन का डेफिसिट है इस साल का, रफली 3.2 to 3.3% ऑफ GDP।
ये लेटेस्ट अनुमान हमने लगाया है सितंबर का प्रोविजनल ट्रेड डेफिसिट देखने के बाद। एक और छोटा पॉइंट दिलासा देने के लिए सिर्फ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि पिछले 3 क्वार्टर से हमने ये नोटिस किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के इनिशियल डेटा के बेसिस पे हम अपना फोरकास्ट बनाते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो जो बीओपी वाला डेटा आता है उसको वो लोअर होता है। डेफिसिट का साइज हमारे फोरकास्ट से पिछले 3 क्वार्टर से कम आ रहा है, क्योंकि सर्विसेज का सरप्लस भी बेटर आता है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेटा आरबीआई रिलीज करती है, और जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है वो भी छोटा आता है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ओरिजिनल जो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं उससे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स थोड़े बेहतर आते हैं। तो मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स दे रही हूँ कि सब कुछ ही एक नेगेटिव नहीं है, लेकिन यस सिचुएशन बहुत ही चैलेंजिंग है, और इंटरवेंशन तो मुझे लगता है एक जुडिशियस वे में कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। एंड यस जो यूएस में इन्फ्लेशन है वो अभी उनके टॉलरेंस लेवल से बहुत बहुत ज्यादा हाई है, तो अभी कह पाना मुश्किल है कि वहां पे कितनी जल्दी या तो इन्फ्लेशन कम होगी या ग्रोथ इतनी स्लो हो जाएगी कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग है उसकी पेस को फेड थोड़ा कम कर देगा। तब तक हमें पॉलिसीज से गर्ग सर, जो बात मैं ब्रेक पर जाने से पहले कर रहा था कि इस वक्त हमारा फोकस क्या होना चाहिए। अभी तक बड़ा ही संभल कर आरबीआई ने जितने भी स्टेप्स उठाए हैं वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को ध्यान में रखते हुए उठाए हैं। मैं जैसा कह रहा था कि दूसरे जो डेवलप्ड नेशन है अगर वो ग्रोथ में थोड़ा सा नंबर्स में थोड़ा पीछे आ भी जाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसी इकोनॉमीज को थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो हमारा फोकस अभी क्या होना चाहिए और क्या हम बैलेंस बनाकर बहुत दूर चल पाएंगे क्या? देखिए, ये ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का इशू भी ये जो एक्सचेंज मैनेजमेंट से काफ़ी जुड़ा हुआ है, जिस पे हम बात कर रहे थे। अदिति ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं उनके ध्यान में भी और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ जी। नंबर 1, ये जो एक्सपोर्ट इंडिया का है जिससे ग्रोथ भी इफेक्ट होती है, वो इस समय काफ़ी डिक्लाइनिंग से फेज में है। हर महीने आपकी इस साल में ग्रोथ रेट पिछले साल के मुकाबले कम होती रही एक्सपोर्ट्स की, और पिछले महीने तो ये नेगेटिव में चली गई। नेगेटिव में स्मॉल 3.5-2%, 1% का फ़र्क हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं है, बट ट्रेंड जो है वो बहुत साफ क्लियर है। 6 महीने का अगर आप आंकड़े लें तो 6 महीने में करीब अभी 15% की ग्रोथ आपकी एक्सपोर्ट्स में है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है, जो स्थिति दिख रही है, उससे ये काफ़ी अंदेशा है कि अगले 6 महीने में ये जो $30 बिलियन का हमारा एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट है पिछले साल के मुकाबले 15% को लेते हुए, वो रफली न्यूट्रलाइज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपका एक्सपोर्ट इस साल पूरे साल को अगर लें तो पिछले साल के लेवल से ज़्यादा हो, ऐसा मुझे नज़र नहीं आता, जिससे आपकी ग्रोथ भी अफेक्ट। ठीक है। दूसरा, जो हम कभी इसको इस्तेमाल करते हैं कि वैल्यूएशन के कारण से पहले क्वार्टर में ज़्यादा डॉलर्स का रिजर्व कम हुआ दूसरे क्वार्टर के मुकाबले, इस पे कभी आप सोचें कि हम डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज में अपना रिजर्व्स क्यों रखते हैं। हमारे पास 2 और तरह की करेंसीज हैं जिसमें रिजर्व रहता है। एक तो ये यूरो है और दूसरा येन है, थोड़ा सा पाउंड है। वो तीनों करेंसीज बिल्कुल गिर रही थी, और हम उसमें रिजर्व क्यों रखते हैं जबकि हमारा सारा ट्रांजैक्शंस डॉलर में होती है। और ये भी विचित्र है कि हम डॉलर को कन्वर्ट करके अपने यूरो में और येन में रिजर्व रखते हैं, जिससे डबल नुकसान होता है आपको कोई रिस्क मैनेजमेंट के मुकाबले जी। सो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्सटर्नल अकाउंट जो हमारा है उसको हमें बहुत अच्छी तरह से मैनेज करना होगा। एक्सटर्नल अकाउंट के मैनेजमेंट पर आप ज्यादा फोकस करें। लेकिन एक चीज जो आपने एक्सपोर्ट वाली बोली, मैं अदिति जी से पूछना चाहूंगा। मैम, ये भी कहा जाता है, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई रुपए को आपने जबरन रोकने से वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं रह गया है और कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम हो रही है। हमारे कॉम्पिटिटर ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। गर्ग सर ने बिल्कुल सही कहा, बैंड बजी हुई एक तरह से एक्सपोर्ट की। तो एक्सपोर्ट हमारा महंगा हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी ये खो रहे हैं?
देखिए, दो चीजें हैं मेरे हिसाब से। गर्ग सर ने बहुत ही अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया। दो चीजें हैं एक्सपोर्ट्स में, एक तो कि कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से करेक्ट हुई हैं तो हमारा जो वैल्यू है एक्सपोर्ट्स का, एक तो उस वजह से कम हुआ है। और दूसरी बात, जो हम अपनी जो कंपेटिटर करेंसीज हैं उनके अगेंस्ट तो हम डिप्रिशिएट नहीं हुए हैं। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा डिप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर से, जब बाकी करेंसीज के अगेंस्ट हम एक्चुअली अप्रिशिएट हुए हैं। तो एक्सपोर्ट्स में तो हमने, जैसे गर्ग साहब ने बोला, ग्रोथ जो थी वो स्लाइड होती होती अब हमने लेटेस्ट प्रोविजनल डेटा में एक कॉन्ट्रैक्शन देखी है। ऑन दी अदर हैंड हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग है और हमारे इंपोर्ट्स अभी मुश्किल से $60 बिलियन के नीचे आए हैं सितंबर के प्रोविजनल डेटा में, डिस्पाइट द सेम करेक्शन इन कमोडिटी प्राइसेस। तो अभी इन दोनों चीजों को मिलाकर जो डिप्रिसिएशन है रूपी का अगेंस्ट द डॉलर, बट अप्रिसिएशन अगेंस्ट कंपीटिंग करेंसीज, और साथ में स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड जो कमोडिटी प्राइसेस को ऑफसेट कर रही है, तो हमने देखा कि सितंबर के डेटा में भी एक बहुत ही थोड़ा सा मॉडरेशन आया था ट्रेड डेफिसिट के साइड में। और आई एम सर्टन कि जो Q2 का करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा वो Q1 से भी काफी ज्यादा आएगा। तो H1 के नंबर्स तो करंट अकाउंट डेफिसिट के काफी खराब लगेंगे। हमारे अभी वाले जो फोरकास्ट हैं वो ये ट्रैक कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ का जो डेफिसिट है Q3 और Q4 का जो एवरेज है वो शायद Q1 के आसपास अगर वापस आ जाता है तो हम ये लेके समझ रहे हैं कि 110 से 115 बिलियन डॉलर्स का पूरे साल का करंट अकाउंट डेफिसिट होगा। लेकिन फॉर श्योर Q2 का जो डेटा आएगा वो Q1 से काफी ज्यादा अलार्मिंग होगा। जी, चलिए, तो कुल मिला के बड़ी विचित्र और बड़ी मुश्किल डगर है, और हम जितनी भी इस पर चर्चा कर लें कोई समाधान जो है एक ठोस नज़र आता नहीं है। आई एम श्योर कोई समाधान होता तो वो सरकार उस पर ज़रूर काम कर रही होती। होमवर्क तो हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, और काफ़ी पहले से इस पर तैयारी भी हो रही होगी, लेकिन अनसर्टेनिटीज़ इतनी हैं कि कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द महंगाई पर काबू आए, जो रुपया गिर रहा है उस पर लगाम लगे और एक आम आदमी को राहत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला। SC गर्ग सर, थैंक यू सो मच सर वक्त निकालने के लिए। अदिति मैम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।